आज की क्लास होने वाली है एमए हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। वैसे तो जब मुझे कॉलेज टाइम में अगर कोई पूछता था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है या फिर आज भी कोई पूछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, तो मेरा तो एक ही जवाब होता है कि पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अब काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, नॉर्मल व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, टेलीग्राम पे भी, और कमेंट सेक्शंस में भी देखने को मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं या फिर मेरी नज़र में हैं। ठीक है। और आपको एक बात बता दूं कि यूनिवर्सिटी क्या करती है ना, झोल करती है बच्चों के साथ। उन लोगों का एक प्लान होता है कि बच्चों को हमने सप्ली देनी ही देनी होती है, वो किसी भी एक सब्जेक्ट में दे देते हैं। उनको टास्क दिया जाता है, 4 टीचर्स हैं, ठीक है। आपके 4 सब्जेक्ट हैं ना, 101 है, 102 है, 103 है, 104 है। अब इन चारों में डिस्कशन चलेगा कि हम कौन सा टीचर फेल करे बच्चों को, क्योंकि अगर पीछे से ऑर्डर आ गया कि बच्चों को फेल करो, तो ये चारों ही अगर कर दें तो पट्टा बैठ जाएगा और यूनिवर्सिटी के जो कारनामे हैं ये सामने आ जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी में टीचर्स क्या करते हैं, चारों आपस में बैठ के बात कर लेते हैं कि कौन सा टीचर है जो स्ट्रिक्ट चेकिंग करेगा और बच्चों को लटकाएगा। जैसे कि 102, मेरे टाइम में 102 में लटकाए गए थे काफ़ी सारे बच्चे, तो सभी के इसी में खराब मार्क्स थे और इन सभी में बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स थे। और इवन 102 जो था वो सबसे ईजी पेपर आया हुआ था, फिर भी इसमें सबको लटकाया गया, काफ़ी सारे बच्चों को फेल किया गया और बहुत सारे बच्चों के कम मार्क्स आए। हालांकि मैं हमेशा से आपको कहता आया हूँ कि 102 मेरी फेवरेट बुक है, इसमें से जो मर्जी पूछ लो, बहुत ही आसानी से मैं बता सकता हूँ, बहुत ही ईजी बुक है ये मेरे लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी एक में उन्होंने लटकाना ही होता है। तो ऐसा आपने ये नहीं सोचना है कि आपकी पढ़ाई में कमी आ गई थी या फिर कुछ ऐसा वैसा हो गया था, नहीं। आपके पास आंसर राइटिंग में आपने अगर पैटर्न अच्छा नहीं यूज़ किया है तो आपके ऑब्वियसली कम मार्क्स शो होंगे सामने, और अगर कम मार्क्स किसी के आ रहे हैं तो उसको टीचर इतना नीचे ले आएगा कि उसकी सप्ली आ जाए ताकि इनके पैसे बने। आजकल बहुत सारे स्कैम्स ऐसे दिख भी रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बहुत सारे न्यूज़ में भी आ रहा है कि कैसे बच्चे जो हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स वाला क्वेश्चन करके आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोरिंग वाले आंसर्स लेके आ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो। लेकिन हो क्या रहा है उनके साथ, उनके 0-1 मार्क्स आ रहे हैं, 0-0 वाले बहुत सारे बच्चे, 1-1 मार्क्स वाले बहुत बच्चे हैं। तो उनके पेरेंट्स उन्हें चिल्ला रहे हैं कि तुम तो पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन रियलिटी क्या है वो सिर्फ ये कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले जो होते हैं ना यही जानते हैं। तो यूनिवर्सिटी से जो कनेक्टेड हैं उन लोगों को पता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब बात कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहले फर्स्ट बुक की बात कर लेते हैं जिसका नाम है इतिहास और इतिहास लेखन, हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी, 101 जिसका कोड है। तो इसमें देखिए, आपको वैसे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मटेरियल मिला हुआ है इसमें 9 चैप्टर शो कर रहा है, ठीक है। आपके अलग अलग बुक्स में या फिर अलग अलग स्टडी मटेरियल्स और भी होंगे, तो उसमें कहीं पे 10 होंगे, कहीं पे 12 होंगे, अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि हिस्ट्री मेथोडोलॉजी है, तो हिस्ट्री मेथोडोलॉजी को चाहो तो आप आगे 3 हिस्सों में और डिवाइड कर दो। एक हिस्टोरिकल कंसेप्ट फैक्ट के ऊपर बना दो एक चैप्टर, एक क्वेश्चंस के ऊपर बना दो, एक ऑब्जेक्टिविटी निष्पक्षता वगैरह होता है उस पर बना दो। तो इस तरह से इसको 3 और आगे डिवाइड किया जा सकता है। ये मेन टॉपिक है, ठीक है। बाकी इन्हें आगे कितने एरिया हिस्सों में डिवाइड किया जाता है वो तो अब पब्लिशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट में हमारे सामने फर्स्ट चैप्टर ही जो था हमारे सामने कि इतिहास क्या है, उसका महत्व क्या होता है, किस उद्देश्य से हम इतिहास को पढ़ते हैं, और उसका नेचर और स्कोप, ठीक है। नेचर और स्कोप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किन किन लोगों ने इतिहास में योगदान दिया है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिस्टोरिकल कंसेप्ट क्या है। ये तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि तत्व क्या होते हैं, सॉरी तथ्य क्या होते हैं। तो तथ्यों के बारे में पूरा 14 मार्क्स का या 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। कारण क्या होते हैं, कार्य कारक क्या होते हैं, ये पूछ लिया जाएगा इतिहास में। और इतिहास में निष्पक्षता किस प्रकार से रखनी चाहिए, या निष्पक्षता से क्या अभिप्राय है, किस प्रकार की होनी चाहिए, तो या सुझाव दीजिए, इस तरह से आपको पूछ लिया जाएगा। ये तीनों अलग अलग करके पूछे जा सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड यूनिट पर। तो सेकंड यूनिट में आपके सामने प्री मॉडर्न हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, तो इसमें ग्रीक है हमारे सामने, जिसमें हेरोडोट्स और थ्यूसिडाइज, पहले भी एग्जाम में आ रखा हुआ है। हेरोडोट्स के बारे में और थ्यूसिडाइज के बारे में डायरेक्ट पूछा हुआ था, तो आप समझ जाना कि इन दोनों का नाम लिया गया है तो वो ग्रीक है। तो ग्रीस में जो जो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स चले हुए थे, किस तरह से इन्होंने इतिहास में योगदान दिया, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा रोमन में भी पूछा जाता है, तो रोमन में कोई नाम नहीं लिया जाता है, ठीक है। क्रिश्चियंस में क्रिश्चियन हिस्टोरियंस जब ईसाई जगत अस्तित्व में आ चुका था, तो उसके बाद सेंट अगस्टाइन, इनका क्या योगदान था इसके बारे में भी पूछा गया है पहले भी एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपने बेसिकली क्या करना है, ये पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ लेना है, ठीक है। जितने भी है इंडिया से जो कश्मीर का इतिहास लिखने वाले कल्हण थे, इनकी राज तरंगिणी किताब थी, इसके बारे में पढ़ना है आपने। इनमें से किसी एक पर पूछ लिया जाएगा, जैसे एक बार कल्हण के ऊपर पूछ लिया गया था,
और एक बार इन दोनों का नाम लेकर, हेरोडोटस और थ्यूसिडाइड्स का नाम लेकर पूछ लिया गया था कि इतिहास में क्या योगदान दिया इन्होंने, तो इस तरह से आपको आएगा। इनमें से कोई भी एक आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड चैप्टर आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वंशावली, चंबा की वंशावली पूछी जाती है, लेकिन कोशिश करो कि ना ही पढ़ो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। 24 या 25 से भी ज़्यादा राजा महाराजा हैं जिनके आपको नाम याद करने पड़ेंगे, उनका साम्राज्य याद करना पड़ेगा, फिर उनका योगदान याद करना पड़ेगा, तो बहुत ही टाइम पीरियड भी उसमें आ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, आप याद करोगे और फिर लिखोगे तो आज तक मैं भी सही नहीं लिख पाया हूँ, तो आप कहाँ से लिख पाओगे। तो ये वाला क्वेश्चन, मतलब चंबा की वंशावली जो है इसे आपने स्किप करना है। इसके अलावा जितने भी हमारे सामने इतिहास, पूर्वी इतिहासकार हैं, तो उनके बारे में लिखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, तो ये शॉर्ट में ही आता है, ठीक है, ये लॉन्ग में नहीं आता है। रांके और कॉम्टे के बारे में पूछा जाता है, तो ये पॉजिटिविज्म और उनका एम्पिरिसिज्म, तो ये शॉर्ट में आएगा। लॉन्ग में आपके सामने क्या है, एक फर्स्ट चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ना है और थर्ड चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ना है। सेकंड भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सेकंड में एक एक पार्ट ही आएगा, सेकंड शॉर्ट में हर बार पूछा जाता है। तो थर्ड यूनिट में आपके सामने क्या इंपॉर्टेंट है, मार्क्सवादी इतिहास लेखन, ठीक है, और सबाल्टर्न इतिहास, उपनिहित इतिहास जिसे कहते हैं, तो ये दो इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मार्क्सवादी अगर पूछा जा रहा है ना आपसे, तो आपसे एनाल्स स्कूल भी पूछा जाएगा, तो ये वाला चैप्टर यहाँ से इंपॉर्टेंट है। बाकी अप्रोचेज इन हिस्ट्री इंडिया, तो यहाँ पे ना हमें किसी भी एक कॉलोनियल टाइम पीरियड के इतिहासकार का नाम पूछ लिया जाता है। जैसे एक बार पूछा गया था, राष्ट्रवादी इतिहास का डायरेक्ट नहीं बोला उन्होंने जदुनाथ सरकार और यदुनाथ भी कहते हैं इनको, ठीक है, जदुनाथ भी और यदुनाथ भी, तो जदुनाथ सरकार और आरसी मजूमदार का नाम लेकर कह दिया था कि इनके बारे में एक्सप्लेन करो। तो ये वाले क्वेश्चन से तभी आएगा जब दो राइटर्स एक साथ जोड़कर पूछ लिए गए हों, या फिर एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसके अंदर फिर आपको बाकी सारे बताने होते हैं तो बताने होंगे, इस तरह से पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ना ही करो तो ही बेटर है। यहाँ से आपने कौन कौन से करने हैं, मार्क्सवादी इतिहास लेखन, सबाल्टर्न हिस्टोरियन, एनाल्स स्कूल, और इसी के साथ मार्जिन्स। सबाल्टर्न इतिहास जो है, हिस्टोरियंस कौन है इसमें, ये नाम याद रखना है आपने, रंजीत गुहा। तो रंजीत गुहा ने सबसे पहले उपनिहित इतिहास भारत में लेखन पद्धति आरंभ की थी, दबे कुचले समाज का इतिहास लिखना था जिसमें, तो ये इसमें आ जाएगा। और हिस्ट्री ऑफ मार्जिन्स यही है, ठीक है, ये दोनों एक ही टॉपिक है, देखो अलग अलग चैप्टर्स में आ रहे हैं, तो आपके कवर हो जाएंगे यहाँ से, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप दलित इतिहास कह दो तो वो भी आ जाएगा, बस इसमें एक और नाम आपने काफ़ी ज़्यादा याद रखना है, वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर, तो ये नाम आपने याद रखना है। अब चलते हैं हमारे फोर्थ यूनिट की तरफ। तो फोर्थ यूनिट में हमारे सामने है हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अटपटा सा क्वेश्चन है, आप ना ही करो इसको तो बेटर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें सारी आपकी इमेजिनेशन के ऊपर बात की गई है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने इंपॉर्टेंट, कि प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री किस तरह से लिखी जाती है। तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, कोई भी टॉपिक लेंगे, उसके ऊपर नोट्स बनाएंगे, फिर रिसर्च करेंगे, जो एथिकल रिसर्च होनी चाहिए हमारी, हमने पढ़ा हुआ है ना, बाकी उस पर क्रिटिसिज्म करेंगे उसका, और उस पर बाद में बुक लिखते हैं, फिर कैसे वो बुक लिखी जाती है, वो सारे प्रोसेस इसमें आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। या तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पूरी बुक ही टिक लगवा दी, देखो मेरे हिसाब से तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हमारी सेकंड बुक की तरफ, जिसका नाम है एंशिएंट सोसाइटीज़, प्राचीन समाज, HIST 102 जिसका कोड है। इसमें भी स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग 12 चैप्टर्स हैं। तो आप बच्चे ट्रिक लगाते हैं यहाँ पे, ट्रिक क्या होती है उनकी, कि 3 चैप्टर्स हैं, 3 में से 2 कर लेते हैं कोई भी, 100% प्रोबेबिलिटी है कि एक चैप्टर तो आ ही जाएगा एग्जाम में, भले ही फर्स्ट और थर्ड आ जाए या फिर सेकंड और थर्ड आ जाए, तो कोई भी 2 चैप्टर तो उन्होंने किए ही होंगे ना, तो उनमें से चांस होता है कि कोई एक आ जाए, तो आप कर सकते हो ऐसा, अच्छी है ट्रिक। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ह्यूमन एवोल्यूशन किस तरह से हुआ, उसके कौन कौन सी वेरियस स्टेजेस थी। एग्जाम में आपको शायद 7 की 7 स्टेजेस पूछ ले जाएँ, या फिर 4 ही पूछेंगे, 5 ही पूछेंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रारंभिक समाज में मानव कैसा था, शिकारी था। उसके बाद किस प्रकार से उसने अनाज उत्पन्न करना आरंभ कर दिया और एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। तो ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर भी आपके लिए उसी तरह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नियोलिथिक सोसाइटीज़, जब एक जगह पर रहना आरंभ कर दिया था इन्होंने और विलेजेस की शुरुआत हो गई थी, तो ये पूछा जाता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, ठीक है। पोट्री और वेविंग रहने देना, ये नहीं है इंपॉर्टेंट इतना। सोशल फॉर्मेशन ऑफ क्लेन ट्राइब और फैमिलीज़ जो हैं, ये क्वेश्चन तो इजी है, एक जैसा है, लेकिन बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में। बढ़ते हैं हमारे सेकंड यूनिट की तरफ। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है हमारे सामने, फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है और सेकंड इंपॉर्टेंट। थर्ड में डोमेस्टिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो ये तो आप कर ही लोगे, लेकिन ये वाला एग्जाम में एक ही बार पूछा गया है अब तक। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे सामने, फिफ्थ चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट पैटर्न पूछा गया है, सिटीज़ किस तरह से एमर्ज हुई थी, तो किस तरह से एमर्ज हुई थी हम कर चुके हैं। बाकी अर्ली फॉर्म ऑफ एक्सचेंज क्या है, आपको याद आ रहा होगा कि सबसे पहले गायें या फिर जानवर
आदान प्रदान की जाती थी कोई वस्तु लेनी है तो। उसके बाद कई प्रकार के उन्होंने सिक्के और कई प्रकार की धातुओं का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। एक तो मेरा गला खराब है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं हो रही है। बढ़ते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। यूनिट से इंपॉर्टेंट है आपके लिए अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन किस तरह से शुरू हुआ, उसकी क्या प्रक्रिया रही, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा ही 7 चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद इजिप्ट और ग्रीस किस तरह से इनमें डेवलपमेंट हुई, नई नई सिटीज़ जो इस्टेब्लिश हुई, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। चाइना वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं लास्ट हमारी यूनिट की तरफ। एक मिनट, तो लास्ट यूनिट है हमारे सामने जिसमें आपको ग्रीस और हमने ऊपर जैसे बात की, ग्रीस और इजिप्ट तो है ही है, यहाँ पे फिर से ग्रीस आ गया। तो ग्रीस के सिटी स्टेट्स कौन से थे? एथेंस था, स्पार्टा था, थीब्स था, तो इनके बारे में पूछा जाता है। बल्कि मेसोपोटामिया भी इसी में आ जाता है। तो 10th चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ आपका 12th चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल गए होंगे, चैप्टर्स पता चल गए होंगे। तो रोमन साम्राज्य में दास प्रथा कैसी थी, उसका साम्राज्य से गणराज्य का क्या स्वरूप था, किस तरह से आप करोगे, तो ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट अगर मैं इजीली कहूँ तो सबसे पहले ह्यूमन एवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, किस तरह से वो शिकार करते थे, फूड प्रोडक्शन करना शुरू किया। उसके बाद न्योलिथिक सोसाइटीज़ में विलेज कैसे स्टैब्लिश हुई, विलेजेस से फिर ये लोग किस तरह से सिटीज़ की तरफ बढ़ने लग पड़े। और सिटीज़ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है हमारे सामने, ग्रीस है और इजिप्ट है। और उसके बाद जो एक एवोल्यूशन हो जाता है, मतलब स्टेट्स बनने शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े एम्पायर्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसमें मेसोपोटामिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और रोमन एम्पायर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी सेकंड बुक तो आधी तो रोमन एम्पायर पर ही बेस्ड है, सेकंड नहीं थर्ड। अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड बुक की तरफ जिसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ मिडिवल सोसाइटीज़। तो HAST 103 जिसका कोड है, इसमें आपको लगभग 20 चैप्टर्स बताए गए हैं। हर यूनिट में 5 चैप्टर्स हैं। तो एक तो मुझे ना वैसे ही चक्कर आ जाते हैं जब कोई पूछे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। मेरे हिसाब से तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, अब क्या क्या आपको छांट छांट के बताऊँ, मुझे ये सोचना पड़ रहा है। तो यहाँ से आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर देखो आप बनता है फर्स्ट चैप्टर ट्रांजिशन। तो किस तरह से प्राचीन समाज जो था, प्राचीन यूरोप जो था, वो मध्यकालीन यूरोप की तरफ अग्रसर होता है, किस प्रकार से उसमें बदलाव आते हैं, तो ये आपने इस वाले चैप्टर में बताने हैं। इसके बाद कैरोलिजियन रेनेसांस जो है वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। और फोर्थ चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से चर्च ने मध्यकालीन यूरोप में अपना प्रभाव जमाया, उसने राजतंत्र में किस तरह से योगदान दिया, या फिर ये कहें कि पॉलिटिकल अफेयर्स कैसे थे उसके, सोशल अफेयर्स कैसे थे, और धर्म के नाम पर ही वो किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार कर रहे थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और फोर्थ। बढ़ते हैं हमारी सेकेंड यूनिट की तरफ। तो सेकेंड यूनिट में अरेबिया की बात की जा रही है। तो इस्लाम के आने से अरेबिया जगत कैसा था वो ये आपने बताना है, इस्लाम का उदय कैसा हुआ और उसके बाद अरेबिया में क्या क्या चेंजेस है। तो इस वाले चैप्टर को ना आपने 2 तरीके से करना है, दो क्या एक तरीके से करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस्लाम के आने से पहले का कैसा था अरेबिया और इस्लाम के आने के बाद अरेबिया में क्या चेंजेस आए। तो वो अरेबिया जो है उसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है। बाकी इस्लाम का उदय तो आपको फिर पता चल ही जाएगा जब इस्लाम की वजह से क्या क्या चेंजेस है। तो 6th और 7th चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खलीफा वगैरह याद कर लेना इनके अच्छे से, और उनके क्या क्या थोड़े योगदान थे उसके बारे में भी, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशंस इतना शॉर्ट में पूछा जाएगा, लॉन्ग में कहाँ ही आएगा ये कुछ। यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट है कि सामंतवादी व्यवस्था किस प्रकार से यूरोप में अपना प्रभाव जमाती है। तो सामंतवादी व्यवस्था का उदय किस प्रकार से हुआ, उसने किस प्रकार से यूरोप में अपना योगदान दिया, योगदान भी क्या सिस्टम पूरा तहस नहस कर दिया था, तो वो आपने पढ़ना है। इसमें राइज एंड द फॉल ऑफ मेनोरियल सिस्टम मैंने आपको बताया था कि कैसे सामंतों ने अपना पूरा का पूरा समाज ही बना रखा था, एक सब कुछ उनके अधीन ही रहता था, है ना। उनकी खुद की खेती के लिए खेत होते थे उनके पास, किसान खुद के होते थे, ट्रैक्टर तो नहीं, मतलब हल वगैरह चलाने के लिए उनके पास जितने भी बैल वगैरह खुद के होते थे, और जितने भी उन्होंने जानवर रखे हुए हैं, गाय भैंस पशुपालन जो कुछ भी रखा हुआ है, उन सभी के लिए भी उन्होंने चरागाह रखे हुए थे। तो सब कुछ उनका अपना होता था। तो ये वाला चैप्टर यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ ये जो फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी व्यवस्था किस तरह से यूरोप में आई, ये इंपॉर्टेंट है, चाइना वाला नहीं है। फोर्थ यूनिट की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ यूनिट में पॉपुलेशन कैसी थी, या फिर ये कहें कि एग्रीकल्चर, अकेला एग्रीकल्चर पर ही ध्यान दो आप, ठीक है। ये एग्रीकल्चर कैसा था मिडेवल यूरोप का, और इसी के साथ कि मिडेवल यूरोप किस तरह से फिर मिडेवल से हटकर मॉडर्न की तरफ बदलने लग जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए, 16th और 19th, ठीक है। आई होप आपकी ये वाली बुक भी क्लियर हो गई होगी। अब हमारी लास्ट बुक की बात कर लेते हैं जिसका नाम है
एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। ध्यान रहे मॉडर्न यूरोप नहीं है, मॉडर्न यूरोप के आरंभिक समय की बात की जा रही है, अर्ली, ठीक है, अर्ली आया है यहाँ पे। तो HIST 104 इसका कोड है। इसमें आपको टोटल चैप्टर्स हैं 11, तो 11 चैप्टर्स में ही इसको पूरा निपटा दिया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया अर्ली मॉडर्न यूरोप में जो रेनेसांस पुनर्जागरण आया वो क्यों आया, किस तरह से आया, पुनर्जागरण के क्या प्रभाव पड़े, तो ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक आपके सामने हो गया। फिर आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटेस्टेंट रिवोल्ट, ठीक है, प्रोटेस्टेंट क्रांति। जो ईसाई धर्म में बुराइयां आ गई थी, कैथोलिक कहते थे जो लोग खुद को, तो उसके बाद एक प्रोटेस्टेंट धर्म जो मार्टिन लूथर द्वारा प्रोटेस्टेंट क्रांति चलाई गई थी, बाद में प्रोटेस्टेंट धर्म बन गया। मतलब ईसाई भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, एक कैथोलिक जो पुरानी सब विचारधारा को मानते हैं, और प्रोटेस्टेंट जो काफ़ी सारी बुरी चीज़ों को छोड़ चुके हैं और नए तरीके से ईसाई धर्म को मानते हैं। तो ये आपने करना है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाएगा कि प्रोटेस्टेंट रिलीजन के बारे में बता दो, या फिर लूथरिज्म, लूथरवाद भी वही था क्योंकि मार्टिन लूथर ने तो ये शुरू किया था, तो इसके बारे में भी आपको पूछा जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं अब हम 16वीं शताब्दी के यूरोप के बारे में आपने बताना है। तो इस समय यूरोप में क्या क्या चल रहा था। एक तो कमर्शियल रेवोल्यूशन आ रखा था, एग्रीगेरियन इकॉनमी जो थी उनकी बूस्ट हो रही थी, तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी वहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो ये तीनों चैप्टर एक ही दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसमें आपने फर्स्ट वाला तो कर ही लेना है, ठीक है। बाकी दो भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अकेला अकेला भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, तो किस प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था का अंत होता है और कैपिटलिज्म पूंजीवादी व्यवस्था की शुरुआत होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें से तो आएगा ही आएगा। एक फर्स्ट चैप्टर 100% पढ़ लेना, थर्ड चैप्टर 100% पढ़ लेना, और 8th चैप्टर 100% पढ़ लेना। लॉन्ग में नहीं तो शॉर्ट में तो ये कहीं नहीं जा रहे, वैसे तो लॉन्ग के लिए ही बने हुए हैं क्वेश्चंस। और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, आई होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 1 मिनट, हाँ अब दिख रहा होगा। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जितने भी ऊपर हमने एग्रीगेरियन रेवोल्यूशन जो देखा, कमर्शियल रेवोल्यूशन, ये सभी तो बाद की बात है, मतलब ये सभी तो धीरे धीरे आ रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पूरे वर्ल्ड पे ही इसने इम्पैक्ट डाला। तो क्यों हुआ, इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पूरे यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा इसका, तो वो भी हम देख चुके हैं, क्या कारण थे, घटना वगैरह क्या थी। तो वो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सोशल इम्पैक्ट क्या पड़े, ठीक है, समाज पर क्या प्रभाव पड़े इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, तो ये तो इसी में आ जाएगा, आप कर लोगे। तो इस बुक से तो मैंने लगभग 5 चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट बताए, जिसमें से 4 तो आपने कर ही लेने अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी आज की क्लास। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स कोई स्पेसिफिक होंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में लगा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।